हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में। आज का जो है हमारा नया चैप्टर शुरुआत होने वाला है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से हर साल आपको लगभग 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर से भी आपको तीन चार लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा एट द लास्ट मोमेंट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो लेक्चर है हमारा, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसके अंदर जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन की कौन कौन से एक्सक्रीशन हमारी बॉडी जो है वो करती है। दूसरा, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे। तीसरा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। अब सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, देखिएगा, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बच्चों क्या, सेल प्रेजेंट है, राइट, सेल प्रेजेंट है। जैसा कि हमने देखा कि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है बच्चों, आपका सेल प्रेजेंट है। और ये जो सेल जो प्रेजेंट है बच्चों, इसके अंदर कुछ ना कुछ, इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहती हैं। यदि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, दैट मींस यहाँ पर रिएक्शन चलने के बाद उसका मेटाबॉलिक वेस्ट भी फॉर्म होने वाला है। क्या फॉर्म होगा बच्चों, मेटाबॉलिक वेस्ट का भी फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट का भी फॉर्मेशन होगा। या फिर मैं आपसे बोलता हूं बच्चों, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो वो चल रहा है किसके अंदर, सेल के अंदर चल रहा है। इसी वजह से तो हम जो है हमारी लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सेल है, हर एक सेल बॉडी ऑर्गन के अंदर वर्क कर रही है। मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू बच्चों, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, इसकी वजह से सेल क्या हो रहा है, रन कर पा रहा है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां पे चल रही है बच्चों, आपके सेल के अंदर चल रही है, राइट। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चल रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दैट मींस सम ऑफ टोटल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर चलती है, दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म का सिंपल मीन क्या होगा, मेटाबॉलिज्म का सिंपल मीन होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल टोटल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल एक्टिविटी या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग आपका मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसको, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, दैट मींस किसका फॉर्मेशन भी करेगा, मेटाबॉलिज्म वेस्ट का भी फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये वेस्ट मटेरियल का भी फॉर्मेशन करता है। ये वेस्ट मटेरियल का भी फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट का भी फॉर्मेशन करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला आपको, शुरुआत से एक बार फिर से देखिएगा। मैंने आपको ये बोला कि हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर हम लोग ग्रोथ करने के लिए, इसके अंदर हम लोग फूड को डाइजेशन करने के लिए, इसके अंदर हम लोग रेस्पिरेशन करने के लिए, इसके अंदर जो आपका जितना भी प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि जो कि लीवर काम कर रहे हैं, जो आपके अंदर जितने भी आपके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सब काम कर रहे हैं। दैट मीन्स जब वो काम कर रहे हैं तो किसी कारण काम कर रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर क्या रन कर रहा है, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन कर रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी रन कर रही है, दैट मींस उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो कि उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सबसे ज्यादा वेस्टफुल प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होगा। अब आप कहेंगे सर हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल तो जो है बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन जो होगा वो आउट हो जाता है, मतलब कि जो फीकल मैटर होता है उसकी मदद से आउट हो जाता है, वो अलग फीकल मैटर है। मतलब कि फीकल मैटर मतलब हो गया कि जो चीज हम लोग खा रहे हैं उस चीज को आप बाहर कर रहे हो, मतलब कि उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप बाहर कर देते हो। लेकिन ये है बॉडी वेस्ट का मतलब होता है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा जो भी प्रोसेस किए जा रहे हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जा रही है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इस मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है, कितने तरीके से है बॉडी के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होता है, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरीके से बाहर किया जाता है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सम, दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिक से क्या बनने वाला है बच्चों, जो वेस्ट मटेरियल होगा, दिस इज कॉल्ड द एंड प्रोडक्ट होता है ये।
क्या होता है बच्चों, ये एंड प्रोडक्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी एंड प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। कहां से, बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो इसी मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है बच्चों, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम रन करता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर किया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन चल रहा है, क्या चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सक्रीट, ये क्या है बच्चों, एक्सक्रीट है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है बच्चों, एक्सक्रीशन चल रहा है। वही एक्सक्रीशन क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा रन करवाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है वो किस किस फॉर्म बनता है, तो इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन होगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता है इसके अंदर किस किस फॉर्म में, उस चीज को भी देख लो। बॉडी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो है, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स एक्यूमुलेट, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है, आयंस, आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, फोस्फेट आयन, फोस्फेट एंड अब क्या हो जाएगा, सल्फेट, सल्फेट। एनिमल जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जैसे कि हो गया आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ आयंस हो गए सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, फोस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन को। ठीक है, ये जो जितने भी आपने वेस्ट मटेरियल देखे, या तो आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और या फिर एक्सेस इंजेशन, एक्सेस इंजेशन। तो मैंने क्या बोला कि जितना भी आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट। दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या कहलाएंगे बच्चों, ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें क्या होता है बच्चों, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपसे बात करता हूं, कुछ आयंस होंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फोस्फेट आयन, सल्फेट आयन। ये जितने भी आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म हो रहे हैं, या तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं, या फिर आप कुछ ज्यादा इंजेस्ट करने की वजह, मतलब कुछ कुछ ज्यादा आप जब खा लेंगे तो उससे बनने वाले क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है। तो इन्हीं को क्या करना है, हमको हमारी बॉडी से बाहर करना है। तो आपको मेरी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक और चीज आती है, एक चीज ये आती है बच्चों कि जो एक्सक्रीशन होता है उसका काम सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना होता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। तब सर आपने दो टर्म यूज करी है, होम्योस्टेटिस और होम्यो, एक तो टर्म यूज किया है होम्योस्टेसिस, होम्यो, होम्योस्टेसिस, और दूसरा क्या है, ऑस्मोलरिटी। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेडी चेंजेस, मतलब कि जो आपका जो चेंजेस होगा, होम्योस्टेसिस, होम्यो का मतलब होता है सेम, सेम टाइप के चेंजेस को बोलते हैं हम लोग क्या, होम्योस्टेसिस। लेकिन ऑस्मोलिटी क्या होती है बच्चों, ऑस्मोलिटी का मतलब होता है, ऑस्मोलिटी के अंदर होता है, ऑस्मोलिटी का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, दिस कॉल्ड द ऑस्मोलिटी। क्या होगा बच्चों, ऑस्मोलिटी जो होती है, मेंटेन, मेंटेन concentration, concentration of salt and water in the body।
इन द बॉडी। तो इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए, इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों? आपका एक्सक्रीशन। कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्सक्रीशन। कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों? आपका एक्सक्रीशन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या समझाया कि एक्सक्रीशन का सिंपल मीन क्या होता है? एक्सक्रीशन का सिंपल मीन होता है हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट है? चाहे वो अमोनिया हो, चाहे फिर वो आपका यूरिया हो, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे फिर वो आयंस की फॉर्म में सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। इसी के साथ आपके फॉस्फेट हो गए, सल्फेट हो गए। इनको क्या किया जाता है? बॉडी के बाहर किया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार से कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना प्रेजेंट हो। दूसरी चीज, आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस करवाना। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना। ऑस्मोलिटी का मतलब मैंने आपको समझाया कि क्या चीज? सॉल्ट एंड वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन बनाए रखना। ये काम भी किसका होता है? एक्सक्रीशन का ही होता है। आपको समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है, इस चीज को आप समझिएगा। एनसीईआरटी क्या कह रही है बच्चों? एनसीईआरटी देखिएगा, एनिमल्स करता है, एनिमल्स जो होगा बच्चों, एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया। एनिमल्स जो होते हैं बच्चों वो एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एक्सक्रीटरी है, साथ के साथ जो वाटर होता है इसको भी, ठीक है। एंड आयंस, आयंस जैसे कि कौन कौन से हो गए? सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फर। ये जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें बताई गई हैं, चाहे फिर वो अमोनिया होगा, चाहे फिर वो यूरिया होगा, चाहे फिर वो यूरिक एसिड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, आयंस होंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन। ये सब या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर किसके द्वारा? जब एक्सेस, जब बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर एक्सेस इंजेक्शन किया जाता है, तो ये जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन या फिर एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, ये जो जितने भी सब्सटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी सब्सटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब्सटेंसेस का जो रिमूवल होगा, जितने भी सब्सटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब्सटेंसेस का रिमूवल या तो इनको एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीट आउट टोटली, या तो टोटली एक्सक्रीट किया जाएगा, या फिर पार्शियली, पार्शियली क्या किया जाता है बच्चों? एक्सक्रीट किया जाता है। या तो टोटली एक्सक्रीट किया जाता है या फिर पार्शियली एक्सक्रीट किया जाता है। तो मैं आपको मेरी बात समझ में आ गई कि जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहे हैं, यहाँ पर मैं दो एक्सक्रीटरी वेस्ट और जोड़ देता हूँ, CO2 हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। CO2 एंड वाटर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देता हूँ बच्चों, CO2 भी है और वाटर भी है, क्योंकि ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है ना। तो CO2 को तो हम लोग रिलीज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। वाटर जो होता है आपका यूरिन की फॉर्म में रिलीज होता है। इस चीज के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी से जब स्वेट निकलता है तब भी आपका वाटर जो होगा वो भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये दो हो रहे हैं, क्लियर। तो मैंने आपको बोला कि जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है इनको आउट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड इनको जो होगा बच्चों या तो टोटली रिमूव किया जाएगा या फिर पार्शियली रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है बच्चों, वो है आपका सबसे पहला अमोनिया, अमोनिया हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका यूरिया, और तीसरा हो जाएगा बच्चों यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ठीक है। अब अमोनिया को लेकर कुछ खास बातें हैं। अमोनिया को लेकर बातें ये है कि अमोनिया जो होता है बच्चों, ये अमोनिया आपका क्या होता है? आपका ज्यादा, मतलब कि इसका रेडिली सोल्यूबल होता है। रेडिली क्या होगा बच्चों? ये रेडिली सोल्यूबल होगा, जल्दी से पानी में घुल जाता है। जल्दी से क्या होगा बच्चों? रेडिली सोल्यूबल होगा। दूसरा, अमोनिया जो होता है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, मोर टॉक्सिक होता है। क्यों होता है? इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है बच्चों वो हाई क्यों होती है? क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज तो पानी में घुल जाता है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर कर देता हूं, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, इसके अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसको रिलीज करवाने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फॉर
excrete out require more water। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये कहाँ देखने को मिलता है, तो आपकी जितनी भी बोनी फिशेज होती हैं, जो बोनी फिशेज हैं, बोनी फिशेज, साथ के साथ मेनली जो एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वाटिक एम्फीबियन, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं मेनली इंसेक्ट, जो एक्वाटिक इंसेक्ट है। कौन सा इंसेक्ट? एक्वाटिक इंसेक्ट। एक्वाटिक इंसेक्ट में मिलने वाला जो आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो कौन होगा बच्चों? अमोनिया होगा। तो अमोनिया को लेकर कुछ खास बात है। एनसीईआरटी देखो क्या कहती है एनसीईआरटी क्या कह रही है, इसको समझो। दीज सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंसेस बच्चों ये रिमूव करता है, ये रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। ये दी सब्सटेंसेस रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको टोटली या पार्शियली रिमूव किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर आप सीखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, कि किस तरीके से इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट किया जाता है, विद स्पेशल एम्फासिस कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है अमोनिया। कौन कौन से बच्चों? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट बाय एनिमल्स। अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है। अमोनिया क्या है आपका? मोर टॉक्सिक फॉर्म है, ठीक है। एंड जो लार्ज इसको रिक्वायर होती है, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, ठीक है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो यूरिया और यूरिक एसिड जो होंगे वो लीस्ट टॉक्सिक होंगे, कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जिसको जो है बहुत कम पानी से क्या किया जाता है? एक्सक्रीट किया जाता है। समझ में आ गया? अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कहता है बच्चों, देखो द प्रोसेस। इसको देखते हैं। अभी हमने बात करी थी अमोनिया के लिए। अमोनिया सबसे पहली चीज, तो अमोनिया को लेकर बात करते हैं तो अमोनिया कैसा होता है आपका? रेडिली सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर जनरली घुल जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपसे बात करता हूं तो ये कहां देखने मिलता है, तो आपके जितने भी बोनी फिशेज होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल कहाँ है? हाँ, तो मेनी बोनी फिशेज, जितने भी आपकी बहुत सारी जो बोनी फिशेज होती हैं उसके अंदर, एक्वाटिक एम्फीबियन के अंदर, इसके अंदर बच्चों एक्वाटिक एम्फीबियन के अंदर और एक्वाटिक इंसेक्ट के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? वो क्या कहलाते हैं? आपको अमोनोटेलिक कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको यही बोला कि अमोनिया जो होता है वो रेडिली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। फिर मैं आपको बोला कि ये मोर टॉक्सिक होता है, इसको एक्सक्रीट करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? काफी सारी बोनी फिशेज हो जाएंगी, मेनली एक्वाटिक एम्फीबियंस हो जाएंगे, और मेनली जो आपके एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं उसके अंदर निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कौन होगा बच्चों? अमोनिया होगा। वहीं अगर साथ के साथ बात करते हैं किसके केस में? यूरिया और यूरिक एसिड के केस में। तो यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं ये लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। ये कैसे होंगे बच्चों? लीस्ट टॉक्सिक होंगे। और इनको जो है एलिमिनेट करने के लिए, किसके लिए बच्चों? एलिमिनेशन के लिए इनको लो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लो वाटर जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यही अगर मैं आपसे बात करता हूं यूरिया केस में, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यही अगर मैं आपसे बात करता हूं यूरिया के केस में, तो यूरिया, अब देखो शुरुआत में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए बच्चों, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मेनली अभी कहां पर आए? पानी के अंदर आए। जब पानी के अंदर आए तो पानी में जो आपका एक्सक्रीशन हो रहा था वो किसका हो रहा था? अमोनिया का एक्सक्रीशन हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे आपके जो एनिमल्स हैं उन्होंने लैंड पर आना शुरू किया। लैंड पर आने की वजह से लैंड पर किसकी कमी थी? पानी कमी थी। तो इस वजह से बॉडी ने क्या किया? बॉडी ने लैंड के हिसाब से अपने हैबिटेट को जनरेट किया, और उस दौरान जो बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है बच्चों? यूरिया है। तो यूरिया जो होता है ये कैसा होता है आपका? एज कंपेयर टू कौन? अमोनिया। एज कंपेयर टू अमोनिया से कंपेयर करें, अमोनिया से यदि कंपेयर किया जाए तो ये कैसा होता है? लेस टॉक्सिक होता है। कैसा होगा बच्चों? ये लेस टॉक्सिक होगा, ठीक है। एज कंपेयर टू अमोनिया ये कैसा होगा आपका? लेस टॉक्सिक होगा। दूसरा अगर यही मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, दूसरा अगर मैं आपसे यही बात करूं, ठीक है, दूसरा अगर आपसे बात करता हूं तो मेनली
फाउंड इन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल जो क्या है बच्चों, आपके एनिमल्स हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन कौन आ जाएगा आपका, जो एक्वाटिक मतलब कि जो मेराइन फिशेज होती हैं, मेराइन फिशेज, जो मेराइन फिशेज होती हैं, कौन सी फिशेज, जो मेराइन फिशेज होती हैं, उसके अंदर भी आपको जो है यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखने को मिलता है। साथ के साथ कौन कौन हो जाएगा बच्चों आपका, साथ के साथ आपके एनिमल्स हो जाएंगे। तो एनिमल्स भी क्या रिलीज करते हैं, आपके एनिमल्स भी आपके यूरिया को ही रिलीज करते हैं। अब बेसिकली मैं आपको बताऊं बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर फॉर्मेशन तो होता है किसका, अमोनिया का। किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस अमोनिया को बाय द हेल्प ऑफ लीवर, किसकी किसकी मदद से, लीवर की मदद से। किसकी मदद से बच्चों, लीवर की मदद से इसको कन्वर्ट किया जाता है। बाय द हेल्प ऑफ लीवर इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, यूरिया के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, यूरिया के अंदर। लीवर के अंदर अमोनिया से यूरिया बनाने के लिए एक साइकिल चलती है, इसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल। कौन सी साइकिल चलती है बच्चों, ऑर्निथिन साइकिल या फिर हैंसलेट साइकिल। कौन सी साइकिल, हैंसलेट साइकिल चलती है, जिसमें क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इस यूरिया को ब्लड में मिक्स किया जाएगा, ठीक है, मिक्स इनटू ब्लड, और उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, किडनी में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है बच्चों, किडनी में भेजा जाता है, ठीक है। किडनी में क्या किया जाएगा, इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। किडनी में क्या किया जाता है, इसका फिल्ट्रेशन। किडनी में इसका फिल्ट्रेशन होता है। किडनी में क्या होगा बच्चों, इसका फिल्ट्रेशन होगा, और इसको क्या किया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ यूरेटर या फिर यूरेथ्रा इसको बाहर किया जाता है, ठीक है। तो किडनी से क्या किया जाता है, फिल्टर करके इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब बच्चों कुछ अमाउंट में यूरिया रिटेन होता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ताकि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर सके, अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। तो आपको मेरी बात ध्यान रखना कि कुछ अमाउंट में जो यूरिया होगा, सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इनटू द किडनी ड्यू फॉर द किसके लिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया। चलिए एनसीईआरटी देखते हैं अब, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, रेडली सॉल्युबल हो गया। इसी के साथ आपसे बात करता हूं, तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है, फॉर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इसको कंजर्व करने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाई यूरिया एंड यूरिक एसिड आर यूज्ड बाय द या फिर प्रोड्यूस्ड बाय द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। तो वहां पे ऑप्शन दिया होगा, तो यहां पर आंसर मेरे पास क्या आएगा कि पानी को कंजर्व करने के लिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके यूरिया और यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीट मटेरियल में यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं मैमल्स हो गए, मेनली जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, मेनली टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। मेराइन फिशेज जो कि क्या करते हैं बच्चों, यूरिया क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे। क्या करते हैं बच्चों, एक्सक्रीट आउट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो अमोनिया को रिलीज करते हैं, अमोनिया को रिलीज कैसे किया जाता है, तो अमोनिया को रिलीज किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस की मदद से किया जाता है। लेकिन इसको डिफ्यूज किया जाता है किसकी मदद से, आपके अमोनिया जो होगा इसको प्रोड्यूस किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। किसके द्वारा बच्चों, मेटाबॉलिज्म के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर के अंदर ऑफ द एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। सेम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट में जो यूरिया होता है, मे बी रिटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है। कुछ अमाउंट में जो यूरिया होगा वो किडनी मैट्रिक्स में रह जाता है, सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्या, यूरिया। किसको, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। इसी के साथ आपसे बात करता हूं, अब जो यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड की अगर मैं आपसे बात करें, यूरिक एसिड की बात करते हैं बच्चों, यूरिक एसिड। अब देखिएगा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं, हवा में उड़ते हैं। अब हवा में पानी भी नहीं होता है,
तो पानी का और अमाउंट में बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, यूरिक एसिड, मतलब कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिक एसिड। अमोनिया जो होगा बच्चों, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। यूरिक एसिड के अंदर जो होता है किसकी फॉर्म में, या तो पेस्ट की फॉर्म में या फिर पैलेट की फॉर्म में, ठीक है, पेस्ट या फिर पैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, इसको अमोनिया जो होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा यूरिक एसिड किसकी फॉर्म में, पेस्ट या फिर पैलेट की फॉर्म में। अब ऐसा कौन कौन करता है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं यूरिक एसिड के केस में, तो ये बहुत कम लीस्ट टॉक्सिक होता है। कैसा होगा, लीस्ट टॉक्सिक होगा। कैसा होगा, लीस्ट टॉक्सिक होगा। ये कहां देखने मिलता है, रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है, इसी के साथ बर्ड्स के अंदर, इसके साथ जो बर्ड्स हैं उसके साथ, बर्ड्स के साथ स्नेल के अंदर, ठीक है, इसी के साथ जो आपके रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेल हो गए, इनके अंदर आपको क्या देखने मिलता है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गई बात। तो क्या कह रही है, अगला पॉइंट देखिएगा, रेप्टाइल्स हो गए, लैंड स्नेल हो गए, इंसेक्ट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। किसके फॉर्म में, पैलेट की फॉर्म में या फिर पेस्ट की फॉर्म में, जिसमें बहुत कम पानी का लॉस होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड द यूरिकोटैलिक एनिमल। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्या, यूरिक एसिड का, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया उन सबका डिफरेंस देख लेते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंस की बात आती है। देखिए अगर मैं एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड करता हूं, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे क्या करूंगा, एनिमल्स को डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास तीन तरीके से डिवीजन होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या होगा, तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स मुझे दिखाई देते हैं। एक होता है आपका अमोनिया प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, दूसरा होगा आपका जो यूरिया का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तीसरा जो होगा वो होगा आपका यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करने वाला। कौन सा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करने वाला। तीनों के बीच में डिफरेंस देखना बच्चों, तीनों के बीच में डिफरेंस देखना। सबसे पहली चीज अगर बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या करते हैं, अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, कौन से, जो ऑर्गेनिजम्स आपके अमोनिया का प्रोडक्शन करेंगे, अमोनिया क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, क्या कहेंगे इसको, अमोनोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अमोनोटैलिक। जो ऑर्गेनिजम्स आपका यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं, किसका प्रोडक्शन करेंगे, यूरिया का प्रोडक्शन करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग यूरियोटैलिक। क्या बोलेंगे इसको, यूरियोटैलिक। और जो ऑर्गेनिजम्स आपके यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा, किसका प्रोडक्शन, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूरिकोटैलिक। क्या बोलेंगे इसको, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ठीक है। दूसरा अगर देखें, दूसरा अगर बात करते हैं बच्चों, तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये मोर टॉक्सिक होता है, ये वेरी लेस, मतलब कि लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक होगा। ये कैसा होगा आपका, वेरी लेस टॉक्सिक होगा, वेरी लेस टॉक्सिक होता है, वेरी लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं बच्चों, अगला इसके साथ बात करते हैं, तो रिक्वायर मोर वाटर फॉर एलिमिनेशन, ठीक है, यहां पर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर,
सेम यहाँ पर भी क्या होगा, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कौन कौन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोनी फिशेज हो जाएंगी, बोनी फिशेज हो जाएंगी बच्चों। और को जाए कौन हो जाएगा, एक्वाटिक, एक्वाटिक एक्वाटिक एम्फीबियंस हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे, एक्वाटिक इंसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के केस में तो मैमल्स आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे बच्चों, मेराइन फिशेज आ जाएंगी, मेराइन फिशेज। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करते हैं तो यहां पर और कौन आ जाएगा, तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएंगे। राइट, अब लास्ट अगर बात करते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक के अंदर तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, बर्ड आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएंगे, लैंड स्नेल आ जाएगा, लैंड स्नेल। और कौन आ जाएगा बच्चों, रेप्टाइल्स आ जाएगा। आई होप सो कि आपको तीनों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए एक बार एनसीईआरटी में आपको मैं बता भी देता हूं। अच्छा, मैंने एक चीज और, एक डिफरेंस और लिखना था मुझे। डिफरेंस ये है कि जो आपका अमोनिया जो सिक्रेट करते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस या फिर बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। ये जो होगा बाय द हेल्प ऑफ जो होगा किसकी मदद से अमोनिया कन्वर्ट होगा। मैं लिख देता हूँ अगले स्लाइड पे, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक अलग से लिख देंगे। जो अमोनिया है, अमोनिया एलिमिनेट बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन की मदद से। किसकी मदद से बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा अगर बात करते हैं, ये हो गया। दूसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या आ जाएगा, तो यूरिया, यूरिया जो होगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा किसी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ किसकी मदद से बच्चों, अमोनिया कन्वर्ट, अमोनिया जो होगा वो कन्वर्ट होगा यूरिया में, है ना। और यूरिया की मदद से क्या किया जाएगा, लीवर की मदद, मतलब कि अमोनिया जो होगा वो लीवर के अंदर, किसके अंदर, लीवर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लीवर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, यूरिया के अंदर, तो बाय द हेल्प ऑफ यूरिया। और लास्ट एंड फाइनल आता है कि यूरिक एसिड जो होता है इसको एलिमिनेट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाएगा किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ पेस्ट या फिर पैलेट की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। देखो, देखिए मैंने क्या बोला आपको, मेनी बोनिफिशियस एक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक है, एक्वाटिक इंसेक्ट आर नोन एज अमोनोटेलिक। अमोनिया जो होता है वो रेडिली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, एंड बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी, जनरली जो होता है इसको एक्सक्रीट किया जाता है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस, बॉडी सरफेस और गिल सरफेस की मदद से। ठीक है, या फिर गिल सरफेस की मदद से इन एन अमोनियम आयंस इज सच एज अमोनियम आयंस की फॉर्म में। इसी के साथ आपसे बात करता हूं बच्चों, तो अमोनिया जो पूरा प्रोड्यूस किया जाता है ये तो हो ही गया। इसी के साथ देखो आपका, हाँ देखो किडनी मैट्रिक्स जो होगा इसी के साथ अगर काम गया। अब देखिए एम्फीबियंस मेराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया का, यूरियोटेलिक क्या बोलते हैं इसको, यूरियोटेलिक बोलते हैं। और बाद में अगर बात करते हैं तो जो अमाउंट, जो ऑर्गेनिजम्स आपका क्या करेंगे, पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में करेंगे उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। तो आपको मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर करवा दी हैं, इसमें आप देख लेंगे तो आपका पूरा पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहाँ तक आई होप सो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बच्चों हमने ये देखा यूरोटेलिक क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक क्या होते हैं और अमोनोटेलिक क्या होते हैं। अब हम इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप का जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों इसको। ठीक है, इसको देख लेते हैं कौन कौन से टाइप टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ excretory system in different organisms।
देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, तो अगर बात की जाए जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी क्या होंगे, इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, उन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको ट्यूबुलर फॉर्म में, जो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होती है, उस फॉर्म में एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। तो इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म दिखाई देती है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म दिखाई देती है। वहीं अगर बात करता हूं तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या दिखाई देता है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाई देता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है, जैसे कि सबसे पहले बात करें बच्चों, प्रोटोनेफ्रिडिया पहला आता है आपका, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम है आपका फ्लेम सेल्स। कौन सी सेल है बच्चों, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के केस में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फ्लेम सेल्स आपको कहां कहां दिखाई देती है, सबसे पहली चीज तो फ्लेम सेल्स जो होती है बच्चों, एक तो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करती है, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन करने में भी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले अगर फ्लेम सेल्स की बात करते हैं तो पहला इसके एग्जांपल देखें तो कौन कौन होगा, पहला होगा प्लेटी हेलमिंथ। जो प्लेटी हेलमिंथ होते हैं, प्लेटी हेलमिंथ के अंदर एक्सक्रीशन किसकी मदद से होता है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। दूसरा दूसरा कौन होगा बच्चों इसके अंदर, सिफेलोपोडेट्स होंगे, सिफेलोपोडेट्स होते हैं, सिफेलोपोडेट्स एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस, ठीक है। दूसरे एग्जांपल और क्या हो जाएंगे बच्चों इसके, रोटीफर्स। रोटीफर्स जो होते हैं, रोटीफर्स के अंदर जो रोटीफर्स होता है बच्चों, उसके अंदर भी आपको किस टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है बच्चों, प्रोटोनेफ्रिडिया फिर फ्लेम सेल्स टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और कुछ एनालिट्स हैं उसके अंदर भी आपको, मेनली तो जो होता है आपका क्या होगा, प्लेटीहेलमिंथ होगा, दूसरा सिफेलोपोडेट एम्फिओक्सस, और तीसरा होता है बच्चों आपका कौन सा होगा, रोटीफर्स होगा। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो अगला आता है आपका नेफ्रिडिया। जो नेफ्रिडिया होता है कौन सा बच्चों, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया कहां देखने को मिलता है, नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया देखने को मिलता है बच्चों, नेफ्रिडिया आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, अर्थवर्म के अंदर। जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म के अंदर जिस टाइप का आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाई देता है वो कौन है, नेफ्रिडिया। फिर आता है आपका कौन सा, फिर आएगा आपका मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है बच्चों कहां दिखाई देती है, मालपीजियन ट्यूब्यूल दिखाई देती है आपको कॉकरोच के अंदर। किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच जो होता है बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम किसकी मदद से करता है, बाय द हेल्प ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। फिर आता है आपका एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आएगा, एंटीनल ग्लैंड आएगा, एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, या फिर मैं आपसे कहूं ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। तो एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड जो होता है बच्चों, वो कहां देखने को मिलता है आपको, क्रुस्टेशियन प्रॉन्स के अंदर। कहां देखने को मिलता है, क्रुस्टेशियन, क्रुस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। प्रॉन्स में आपको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है आपको, एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। वहीं अगर बात करते हैं तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर क्या देखने देता है आपको, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर आपको जिस टाइप की मदद से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ किडनी। किसकी मदद से देखने को मिलता है बच्चों, किडनी की मदद से देखने को मिलता है। और जितने भी आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है वो आपका ऑस्मो रेगुलेशन करने में भी हेल्प करेगा, वो आपका साथ के साथ आपका किस में हेल्प करता है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है। तो चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो चलिए बच्चों एनसीईआरटी क्या कहती है, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट, जब सर्वे किया गया एनिमल किंगडम का, प्रेजेंट ऑफ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर काफी अलग अलग प्रकार की वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को देखा गया। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स, ज्यादातर जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिंपल फॉर्म में है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बच्चों, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म है। वहीं अगर बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इसके अंदर कौन सी फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं हम लोग किडनी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स, जो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं,
आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। वो क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसके अंदर? प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटफॉर्म जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, रोटिफोर्स हो गए, और कुछ एनालिट्स के अंदर, है ना, सिफेलोपोडेड एम्फियोक्सस के अंदर जिस टाइप का आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है वो क्या है बच्चों? प्रोटोनेफ्रिडिया है। क्या है वो? प्रोटोनेफ्रिडिया। वहीं अगर बात करते हैं तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है आर प्राइमरी कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट मींस ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा बच्चों? ये ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं नेफ्रिडिया की, किसके केस में? नेफ्रिडिया के केस में बात करें। किसके केस में बात कर रहे हैं? नेफ्रिडिया केस में। तो नेफ्रिडिया जो होता है आपको कहां देखने मिलता है? अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होती है उसके अंदर, एंड कुछ एनालिट्स के अंदर, आपको अर्थवॉर्म दिखाई देता, सॉरी आपका नेफ्रिडिया दिखाई देता है। नेफ्रिडिया जो होता है उसका काम भी क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। किसको रिमूव करना? नाइट्रोजनस वेस्ट को, एंड बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना। फिर आता है बच्चों मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होंगे, जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। ज्यादातर जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग कॉकरोच, इंक्लूडिंग क्या? कॉकरोच के अंदर आपको दिखाई देता है। कितने दिखाई देते हैं? 100 से लेकर 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एंड ऑस्मो रेगुलेशन करवाने में हेल्प करना। मतलब कि जितने भी आपके अलग अलग टाइप के जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा आपका, एक तो सबसे पहली चीज क्या करवाना? एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करवाना, और दूसरा क्या करना बच्चों? यहाँ पर आपका ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करना। लेकिन अगर वही बात करते हैं आप जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से निकलेगा बच्चों? वो निकलता है बच्चों आपके बॉडी सरफेस डिफ्यूजन की मदद से। लेकिन वहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम और क्या काम करते हैं? तो वहां पर मेनली जो आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो किसमें हेल्प करता है बच्चों? आपके ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में। वहीं अगर बात करते हैं तो एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो होता है परफॉर्म करेगा एक्सक्रीटरी फंक्शन लाइक क्रूस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसकी मैं आपसे बात कर लेता हूं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी आती है। कौन आती है? किडनी। ठीक है, किडनी का आपने बहुत नाम सुना होगा, सीआईडी में सुना होगा या कहीं भी और भी सुना होगा आपने। तो किडनी 1 लाख रुपए की नहीं बिकती है। किडनी जो होती है वो ऐसे नहीं बिक जाती है किसी की किडनी निकाल के दे दी। ठीक है, तो किडनी जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बच्चों आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं अ पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर। तीसरा क्या है? तीसरा है अ यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ है बच्चों, फोर्थ क्या होगा? ए यूरेथ्रा, ठीक है। तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आज की क्लास के अंदर। तो अगर देखिए ए पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको बताता हूं, किडनी को लेकर कुछ चीजें आपको जैसे मैं बता रहा हूं। तो किडनी को लेकर अगर कुछ बात करें, किडनी बात करते हैं तो हेडिंग डालिएगा, किडनी की बात करेंगे, किडनी की बात करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, किडनी की बात करते हैं। अगर किडनी के लेके मैं आपसे बात करता हूं तो किडनी, सबसे पहली चीज किडनी का शेप कैसा होता है? तो आप सभी लोगों ने राजमा जरूर खाया होगा। ठीक है, तो राजमा का जो शेप होता है बीन शेप। ठीक है, कैसा होगा? किडनी का जो शेप होता है बच्चों कैसा होता है? बीन शेप होता है। शेप की बात करते हैं किडनी का तो कैसा होगा? बीन शेप होगा। ठीक है,
किडनी का जो शेप होता है कैसा होता है बच्चों, बीन शेप होता है। दूसरा, राजमा का कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यस सर, तो राजमा का कलर जो होता है बच्चों कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर। दैट मीन्स जो किडनी का जो शेप होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, किडनी का जो शेप होता है वो कैसा होगा, बीन शेप होगा। कैसा होता है, बीन शेप होता है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। थर्ड, अगर बात करते हैं बच्चों, किडनी के बाहर एक लेयर होती है, किडनी के बाहर की तरफ, किडनी के बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं टफ कनेक्ट, टफ फाइब्रस टिश्यूज की लेयर है। किसकी लेयर है, जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो लेयर प्रेजेंट है, आउटर सरफेस हैव टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। किडनी के बाहर जो होती है किसकी लेयर होती है बच्चों, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। तो आपको मेरी बात ध्यान रखेंगे, किडनी को लेकर कुछ खास बातें बताइए। सबसे पहली चीज, किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप होता है। किडनी की जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। किडनी के बाहर की तरफ क्या होगा, आपके आउटर सरफेस पर एक लेयर प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। आपको मैं तीनों लेयर पढ़ाऊंगा अभी, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। जो टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है, बेसिकली ये जो रीनल कैप्सूल होता है, बेसिकली ये जो रीनल कैप्सूल है, ये रीनल कैप्सूल बना होता है आपका डेंस इररेगुलर टिश्यूज का, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना होगा बच्चों, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है आपका किडनी का। तो यही मैं आपको देख लेता है किडनी के बारे में। इन ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, उसके अंदर इंक्लूड है एक पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी इंक्लूड है, पेयर ऑफ यूरेटर इंक्लूड है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक क्या है बच्चों, यूरेथ्रा है। किडनी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होगा, ब्राउन कलर होगा और बीन शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, किडनी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब किडनी की अगर लोकेशन की बात की जाए, किडनी की अगर लोकेशन की मैं आपसे बात करता हूं, तो किडनी का जो लोकेशन है, किडनी का जो लोकेशन है, लोकेशन की बात करें, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग लेयर पे भी आएंगे। लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन अगर देखें, आप सबने पहले, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है लोकोमोशन मूवमेंट, उसमें देखा हुआ है कि आपकी जो स्पाइन होती है, जो बैकबोन होती है, उसमें क्या होते हैं, C7T12 है ना, और नंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होंगे, नंबर 5 होंगे। तो जो आपका लास्ट थोरेसिक वर्टिबल कॉलम है, लास्ट थोरेसिक वर्टिबल कॉलम का मतलब क्या हो गया, जो आपका T12 है और नंबर कितने होते हैं आपके 5 है, तो L3 के बीच में जो होती है आपकी क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, किडनी प्रेजेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना कि जो किडनी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड ऑन द either side of vertebral column, ठीक है। लास्ट थोरेसिक मतलब क्या हो गया, T12 एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रे, ठीक है, मतलब कि L3। तो T12 और L3 पर क्या प्रेजेंट होता है आपका, किडनी प्रेजेंट होता है पीछे की साइड पर, ठीक है। जो किडनी होता है बच्चों, ये आपस में ये जो है अटैच होता है किसके साथ, डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के साथ। तो ये जो होगा बच्चों, ये अटैच होगा, अटैच विद द डोर्सल सरफेस ऑफ, अटैच विद डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये जो किडनी होती है बच्चों, ये अटैच होती है, अटैच विद द डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। चलिए एनसीईआरटी से देखते हैं इस चीज को, एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो किडनी का जिसने कलर देख लिया, हमने भी देख लिया, है ना। बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सर, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड होता है बिटवीन द
किसके बीच में होगा, लास्ट थोरेसिक, ठीक है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रा, वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ, जो कि क्लोज होती है बच्चों किसके साथ, डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, किसके साथ अटैच होगी बच्चों, क्लोज टू द इनर वॉल ऑफ डोर्सल वॉल ऑफ डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कि मैं आपसे बात करता हूं तो जो किडनी होती है बच्चों वो D12 और L3 के बीच में प्रेजेंट होगी, और वहीं पर अगर बात करते हैं तो डोर्सल जो वॉल होती है एब्डोमिनल कैविटी के उसके साथ अटैच होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किडनी कहां पर लोकेटेड होती है, किडनी का कलर कैसा होता है, किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी के बाहर जो कवरिंग होती है वो एक कवरिंग मैं आपको बता चुका हूं जिसको बोलते हैं हम लोग रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब अगर देखें बच्चों किडनी को लेकर, तो किडनी जो होता है इसके अगर मैं शेप की बात करता हूं, किडनी की अगर किसकी बात करें, इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ जो होगी किडनी की, लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी अगर विड्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो किडनी जो है इसकी अगर बात करते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 5 से 7 सेंटीमीटर की क्या होगी बच्चों चौड़ाई होगी, एंड 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी मोटाई होगी, ठीक है। तो विड्थ कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, एंड इसकी अगर बात करते हैं तो जो थिकनेस होगी, जो थिकनेस होती है बच्चों को कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, कितनी होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना जो किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होगी 5 to 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी होगी 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एनसीईआरटी देखो क्या लिखा हुआ है कि जो किडनी होती है बच्चों इसकी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ईच किडनी, हर एक किडनी जो होगी, हर एक किडनी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जो एडल्ट किडनी के अंदर 10 से 12 सेंटीमीटर की तो उसकी लेंथ होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की क्या होगी लेंथ होगी, 5 से 7 सेंटीमीटर की विड्थ होगी, और 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी थिकनेस देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं वेट के बारे में, वहीं मैं अगर आपसे बात करता हूं वेट के बारे में, तो किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है, 120 से लेकर 170 ग्राम तक आपको किडनी का वेट देखिए लिखा भी है, द एवरेज वेट ऑफ किडनी कितना होगा बच्चों, 120 से लेकर 170 ग्राम तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर किडनी के वेट की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ किडनी बात करते हैं, वेट ऑफ किडनी बात करें, वेट ऑफ किडनी अगर मैं आपसे बताऊं तो कितना होता है, किडनी का जो वेट होता है एडल्ट के अंदर वो एवरेज वेट कितना होगा, एवरेज वेट होगा, एवरेज वेट जो होता है वो कितना होगा 120 से लेकर 170 ग्राम तक होता है, कितना होगा 120 से लेकर 170 ग्राम तक देखने को मिलता है। अब मैं आपसे तीनों लेयर की बात कर लेता हूं किडनी के बारे में। तो देखिएगा किडनी की अगर तीनों लेयर की बात की जाए बच्चों, तो देखो ये 3 लेयर मैं बना देता हूं। ये क्या है बच्चों, किडनी का, जैसे किडनी है, ठीक है, ये किडनी है। किडनी के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रीनल कैप्सूल, जो कि किसकी होती है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ठीक है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको, रीनल कैप्सूल। ये जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है ये कौन सी कवरिंग हो जाएगी, ये रीनल कैप्सूल हो जाती है। कौन सी हो जाती है, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, राइट, ये रीनल कैप्सूल हो जाता है। इसके बाहर एक फैट लेयर जमा होती है, इसके बाद क्या जमा होगा बच्चों, फैटी लेयर जमा होती है। इस तरीके से जो है इसके बाहर एक फैटी लेयर जमा होती है। ये फैटी लेयर क्या करेगी बच्चों, ये फैटी लेयर इसको प्रोटेक्ट करने का, किससे प्रोटेक्ट करने का, मतलब कि फैट जो है इसका काम क्या होता है, तो फैट का काम होता है बच्चों, पेट का काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करने, जो झटके लगते हैं ना, जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करने का। तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है किसकी लेयर है, ये एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज टिश्यू की लेयर है। किसकी लेयर है बच्चों, एडिपोज टिश्यू की लेयर है। वहीं अगर बात करते हैं तो बाहर, सबसे बाहर जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ये क्या है बच्चों, रीनल, रीनल फेस्किया, रीनल फेस्किया की बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का होगा। तो आउटर रीनल वॉल जो होगी किसकी बनी होगी, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू किसका बना होता है बच्चों, एडिपोज टिश्यू जो होता है आपका किसका बना होगा, एडिपोज टिश्यू फैटी लेयर का बना होता है। जो आपका फैटी लेयर होती है इसका काम क्या होता है, तो फैटी लेयर का काम होगा आपका बॉडी के अंदर जो किडनी को लगने वाले जो शॉक है उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है बच्चों, उनको शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, आपका एडिपोज टिश्यू करता है, राइट, समझ में आ गया। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो जो किडनी आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये किडनी है। ये क्या है बच्चों, ये किडनी है।
ये जो आर्टरी आ रही है और ये जो वेन आ रही है, ठीक है, ये जो आर्टरी आ रही है, ये वाली आर्टरी क्या कहलाती है, रीनल आर्टरी कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों, ये रीनल आर्टरी, जो कि क्या करेगी बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, किसके अंदर, रीनल आर्टरी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रीनल आर्टरी। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं, तो ये क्या है बच्चों, रीनल वेन है। ये क्या है, रीनल वेन है। ठीक है, रीनल वेन है। ठीक है, अभी हम लोग जो है पूरा का पूरा डायग्राम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, तो आई होप सो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, ये किडनी का कौन सा सरफेस है, ये किडनी का जो है वेंट्रल सरफेस है। कौन सा सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, पीछे वाला सरफेस है। ये किडनी का कौन सा सरफेस है, पीछे वाला, और ये मीडियल सरफेस है। कौन सा सरफेस है, मीडियल सरफेस है। तो ये वाला जो सरफेस होता है ये कहलाता है इसका कॉन्वेक्स, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। और ये वाला जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा, क्या कहलाएगा, इसका कॉनकेव स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यही अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो किडनी का जो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, किडनी का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, किडनी का जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है इसका, क्या कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स कहलाता है। कौन क्या कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कॉनकेव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कॉनकेव कहलाएगा। ध्यान रखना, तो पीछे वाला कहलाएगा कॉन्वेक्स और ये कहलाएगा कॉनकेव। अब जो कॉन्वेक्स वाला जो होता है बच्चों, जो कॉन्वेक्स की तरफ वाला जो हिस्सा है, ये अटैच होता है किसके साथ, डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के साथ। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं तो मीडियन वाला जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसके बाहर एक कवरिंग होती है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिटोनियम। किसकी कवरिंग होगी, इसके बाहर एक कवरिंग होगी, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है बच्चों, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। तो ये जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी कवरिंग है, तो ये कवरिंग है बच्चों किसकी, पेरिटोनियम। क्या है बच्चों, ये पेरिटोनियम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, रेट्रो पेरिटोनियम भी कहते हैं, रेट्रो पेरिटोनियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, रेट्रो पेरिटोनियम भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो हिस्सा होता है, जो कॉन्वेक्स की तरफ वाला स्ट्रक्चर होता है, वो अटैच होता है किसके साथ, वो अटैच होगा बच्चों एब्डोमिनल वॉल ऑफ किसके साथ, सॉरी, डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के साथ। वहीं अगर बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट वाला जो मीडियन वाला स्ट्रक्चर है, वो है कॉनकेव। उस कॉनकेव पर अटैच होती है कौन, पेरिटोनियम, और वो पेरिटोनियम जो क्या कहलाता है, रेट्रो पेरिटोनियम कहलाता है। राइट, तो आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी समझ लेते हैं अब, एनसीईआरटी समझो। देखो यहां तक हमने पढ़ लिया था, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं अभी। इसके अलावा कुछ है इसके अंदर, इसको देखो, इसको देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंने आपको जस्ट बताया कि ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। क्या होता है बच्चों, ये रीनल कैप्सूल होता है। दिस इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल, राइट, दिस इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। क्या कहलाता है बच्चों, ये रीनल कैप्सूल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। ये क्या है, एडिपोज कैप्सूल है, या फिर एडिपोज टिश्यू की लेयर है। ठीक है, और ये जो है क्या है बच्चों, रीनल फेस्किया है। दिस इज कॉल्ड द रीनल फेस्किया। अब देखना बच्चों, ध्यान से समझना, इस पूरे डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक एक करके सारी चीजें समझना। मैंने आपको बताया, ये किडनी का जो ये वाला जो सतह है, ये वाला जो स्पेस है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब कि ये कॉनकेव है और ये वाला पोर्शन कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब जो किडनी आप देख रहे हो, ये किडनी जो है, इसके बीच सेंटर में एक नोच प्रेजेंट दिखाई दे रही है। ये बीच सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, नोच दिखाई दे रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, हाइलम बोला जाता है। ये जो नोच आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, ये जो वाला नोच दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द हाइलम। क्या कहलाता है, ये हाइलम कहलाता है। इसी हाइलम से कौन एंट्री करता है बच्चों, आपकी रीनल आर्टरी और नर्व एंटर करती है। कौन एंटर करेगी बच्चों, रीनल आर्टरी और नर्व एंटर करती है, किससे, हाइलम से। जो किडनी का जो नोच वाला हिस्सा है, किडनी के नोच वाले हिस्से से रीनल आर्टरी एंड नर्व एंटर करती हैं, और एग्जिट कौन करेगा, तो एग्जिट करता है बच्चों रीनल वेन, और आपका यूरेटर यहां से क्या करेगा, एग्जिट करता है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बोला, जो किडनी पर जो नोच वाला हिस्सा है, ये जो नोच वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। क्या बोलते हैं इसको,
हाइलम बोलते हैं। और इसी हाइलम से जो रीनल आर्टरी होती है, इसी हाइलम से जो जो नर्व होती है, इसी इसी मतलब कि जो इसी हाइलम से क्या होगा, जो रीनल आर्टरी और नर्व्स होंगी वो एंटर करती हैं। और एग्जिट कौन करेगा, तो एग्जिट करती है रीनल वेन। और कौन एग्जिट करता है बच्चों, इसको करता है यूरेटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं बच्चों। इसी के साथ अगर मैं आपसे आगे चलूं, तो जो आपको हाइलम दिखाई दे रहा है, इस हाइलम से आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ एक आपको फनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कौन सा शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो हाइलम जो है, इससे अंदर की तरफ आपको जाता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, फनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, फनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, रीनल पेल्विस कहलाएगा। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस। क्या कहलाएगा बच्चों, रीनल पेल्विस। ये जो रीनल पेल्विस है, ये किडनी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड करेगा, एक तो आउटर कोर्टेक्स जो आपको व्हाइट मार्क में दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द कोर्टेक्स। और एक क्या होता है बच्चों, इनर डेंस, इनर रीनल मेडुला। क्या दिखाई देता है बच्चों, इनर रीनल मेडुला। तो आपको एक बार फिर से समझाता हूं कि ये जो पिरामिड, जो फनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर, जो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर कहलाता है आपका क्या, रीनल पेल्विस। क्या कहलाएगा, रीनल पेल्विस। यही रीनल पेल्विस क्या करता है, किडनी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक तो कहता है कोर्टेक्स, और दूसरा क्या कहलाता है इसका, दूसरा कहलाएगा इसका मेडुला। दूसरा क्या कहलाएगा, मेडुला कहलाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया आपको ये चीज, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, जो आपका ये रीनल पेल्विस है, जो आपका रीनल पेल्विस है, इस रीनल पेल्विस से मेडुला की मदद से क्या बनते हैं, यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, मेडुलरी पिरामिड्स का। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स। जैसे इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, इस तरीके से क्या होंगे, मेडुलरी पिरामिड्स होंगे। इस तरीके से क्या होंगे बच्चों, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस के यहाँ पर क्या बनता है आपका, मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन होता है। मेडुलरी पिरामिड्स, जो मेडुलरी पिरामिड्स जो फॉर्म हो रहे हैं, इसके दो सरफेस होते हैं। एक तो ये वाला जो बॉर्डर सरफेस, ये कोर्टेक्स की तरफ होता है, और इसके अंदर ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, जो आपको ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीनल पेपिला। क्या बोलेंगे इसको, रीनल पेपिले बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रीनल पेपिले। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीनल पेपिले। दिस इज कॉल्ड द रीनल पेपिले। देखिए ये हो गया आपका, एक तो हो गया ब्रॉड स्ट्रक्चर, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज कॉल्ड द रीनल पेपिले। क्या कहलाता है, ये रीनल पेपिले कहलाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बोला, जो रीनल पेल्विस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कौन, मेडुलरी पिरामिड्स। कौन प्रेजेंट होगा, मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होगा। ये जो मेडुलरी पिरामिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ब्रॉड वाला पार्ट, जो ब्रॉड वाला पोर्शन होता है ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कोर्टेक्स में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, कोर्टेक्स की तरफ प्रेजेंट होगा। और इसका जो बेसल पार्ट होगा, जो ट्रायंगुलर पार्ट होगा, वो प्रेजेंट होगा आपके कहां पर, रीनल पेल्विस के अंदर। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों, रीनल पेल्विस के अंदर। अब देखो ये जो कोर्टेक्स होता है बच्चों, ये जो कोर्टेक्स होगा इसी के अंदर, इसी ये मैंने आपको बताया, ये जो कोर्टेक्स है बच्चों, इधर क्या प्रेजेंट है आपका, मेडुलरी पिरामिड्स। अब जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं बच्चों, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके कौन, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होगा, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है सर, तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बोला जाता है किडनी का। तो कितने आपके 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 1 मिलियन नेफ्रॉन कहां पाए जाते हैं, एक किडनी के अंदर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स और इसके मेडुला के बीच में जो आपका ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलेंगे इसको, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। समझ में आ रहा है। जो कोर्टेक्स और मेडुला की जो मेडुला जो है अंदर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहला जाता है इसको, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहला जाता है। अब देखिएगा, जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस में दो कैलाइसिस होते हैं। रीनल पेल्विस में क्या होंगे, दो कैलिक्स होंगे। एक होता है बच्चों माइनर कैलिक्स, एक होगा माइनर कैलिक्स, एक ये वाला जो पोर्शन होता है क्या कहलाता है, मेजर कैलिक्स। क्या कहलाएगा बच्चों, ये मेजर कैलिक्स। तो एक होता है बच्चों माइनर कैलिक्स, एक होता है आपका मेजर कैलिक्स। ठीक है, और जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द यूरेटर। क्या कहलाता है, ये यूरेटर कहलाता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो कलर होता है वो कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होगा बच्चों,
रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो किडनी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है एंड 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है बच्चों, थिकनेस होती है, ठीक है। किडनी की अगर बात करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इसका कॉन्वेक्स वाला पार्ट और एक पार्ट होता है इसका आपका कॉनकेव वाला पार्ट। जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है वो किडनी का पीछे वाला पार्ट होता है और ये जो मिडल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये इस तरफ वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉनकेव वाला पार्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, कॉनकेव वाला पार्ट कहलाएगा। जो जिस तरफ कॉनकेव होता है उस तरफ किडनी में एक नोच प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, गड्ढा प्रेजेंट होता है, इस तरीके से गड्ढा प्रेजेंट होता है। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग हाइलम। क्या बोलेंगे इसको, हाइलम कहा जाता है। इसी हाइलम की मदद से, इसी हाइलम की मदद से बच्चों रीनल आर्टरी, इसी हाइलम की मदद से रीनल आर्टरी एंड नर्व एंटर करती है। इसी हाइलम की मदद से रीनल आर्टरी और क्या एंटर करेंगी बच्चों, नर्व एंटर करती है। और इसी हाइलम की मदद से रीनल वेन और यूरेटर बाहर निकलता है। क्या निकलेगा, रीनल वेन और यूरेटर बाहर निकलता है। मेरी बात समझ आ गई। जो किडनी होती है इसमें बाहर की तरफ 3 कवरिंग होती है। सबसे बाहर जो कवरिंग होगी वो कहलाती है रीनल फैकेस्किया। क्या कहलाती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वीनस फैस्किया। रीनल फेस्किया के अंदर कवरिंग होती है एडिपोज कैप्सूल की। एडिपोज कैप्सूल का काम क्या होता है, एडिपोज कैप्सूल का काम होता है फैट जो होगा उसकी मदद से शॉक एब्जॉर्ब करने का काम होता है। फिर इसके अंदर प्रेजेंट होती है इनर कवरिंग। इनर कवरिंग का काम होगा पूरी की पूरी किडनी के अंदर प्रोटेक्शन करना। क्या करना, पूरी की पूरी किडनी के अंदर प्रोटेक्शन करना। इसी के साथ आपसे बात करता हूं तो ये आपको जो एक्स्ट्रा लेयर दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियम। क्या है ये, पेरिटोनियम की कवरिंग है। किसकी कवरिंग है बच्चों ये, दिस इज कॉल्ड द पेरिटोनियम। क्या है बच्चों ये, पेरिटोनियम। इसीलिए इसको बोला जाता है रेट्रो पेरिटोनियम। क्या कहेंगे इसको, रेट्रो पेरिटोनियम कहेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं जो हाइलम वाला जो रीजन है इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों आपका फनल शेप स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जो फनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो है यहां से अगर बात करते हैं जो फनल शेप स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, किडनी को दो इक्वल पार्ट मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। एक होता है बच्चों इसका कोर्टेक्स, एक होता है इसका मेडुला। एक होगा इसका कोर्टेक्स और एक होगा मेडुला। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे इसको, रीनल पेल्विस। जो रीनल मेडुला जो आपको दिखाई देते हैं, जो मेडुला होते हैं ये फॉर्म करते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड। क्या फॉर्म करते हैं, मेडुलरी पिरामिड। जो पिरामिड होता है बच्चों इसके दो बेस होते हैं। एक जो बेस होता है जो बॉर्डर वाला पार्ट होता है वो कोर्टेक्स की तरफ होता है और जो नीचे नुकीला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है आपके रीनल पेल्विस की तरफ। जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो कहां प्रेजेंट होगा, कोर्टेक्स की तरफ प्रेजेंट होगा और जो नुकीला पार्ट होगा कहां प्रेजेंट होगा, आपके रीनल पेल्विस की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो पार्ट आपके रीनल पेल्विस की तरफ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रीनल पेपिले। क्या बोलेंगे इसको, रीनल पेपिले। रीनल पेपिले के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका माइनर कैलिक्स और रीनल पेपिले के बाहर प्रेजेंट होता है आपका मेजर कैलिक्स। क्या प्रेजेंट होगा, रीनल पेपिले के बाद मेजर कैलिक्स प्रेजेंट होगा। साथ के साथ जो आपका मेडुलरी पिरामिड से, इन्हीं पिरामिड से कौन बाहर निकलते हैं बच्चों, नेफ्रॉन बाहर निकलते हैं। कितने नेफ्रॉन, आपके टोटल पूरी किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो आप देखें मेडुला जो है वो एक्सटेंड हो रहा है दूर तक। वो ऐसा क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलेंगे इसको, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका, आपका किडनी का। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, किडनी का फुल फ्लेश स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी का कह रही है। एनसीईआरटी पढ़िएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, जो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मतलब कि सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस के आगे की तरफ जो अंदर की तरफ जा रहा है, किडनी के पास एक नोच प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइलम। क्या बोलेंगे इसको, हाइलम कहते हैं। थ्रू विच यूरेटर, जिसकी मदद से यूरेटर, ब्लड वेसल है ना एंड नर्व्स क्या करेंगी, एंटर करती है। फिर बोल रहा है इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर की तरफ एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं इसको, रीनल पेल्विस कहते हैं। जिसके प्रोजेक्शन से क्या बनते हैं, कैलिक्स बनते हैं। कैलिक्स का मतलब हो गया माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। द आउटर मोस्ट, जो आउटर लेयर होती है किडनी की वो एक टफ कैप्सूल की बनी होती है। किसकी बनी होगी, टफ कैप्सूल की बनी होगी। इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर देयर आर टू जोन्स, दो जोन्स होते हैं। एक होता है आउटर कोर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। क्या होगा, इनर मेडुला होगा। जो मेडुला होगा बच्चों डिवाइडेड होगा कुछ कॉनिकल मासेस मतलब कि पिरामिड शेप में मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जो मेडुला होगा बच्चों डिवाइड होगा। ठीक है, प्रोजेक्टिंग द कैलिक्स, जो कि प्रोजेक्ट होगा किसकी तरफ, कैलिक्स की तरफ। द कोर्टेक्स एक्सटेंड, जो कोर्टेक्स होता है बच्चों ये एक्सटेंड करता है बीच में, किसके बीच में एक्सटेंड करेगा बच्चों,
कोर्टेक्स जो होगा वो एक्सटेंड करेगा किसके बीच में, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, और क्या बनाएगा, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, क्या बनाएगा, रीनल कॉलम्स एंड ऑफ बर्टीनी बनाएगा। ठीक है, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन, हर किडनी के पास क्या होते हैं, नियरली 1 लाख नेफ्रॉन, मतलब कि कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था पूरा फुल फ्लेश स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आई होप सो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। इसके बाद का स्ट्रक्चर हम लोग आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, सारी चीजों की बात करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। सबसे पहली चीज तो इसका इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है बच्चों, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। एंड बच्चों जो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबसे पहली चीज नीट का एनोटेशन पीडीएफ है, चैप्टर वाइज सीआरई है, लेक्चर वाइज असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, माइनर टेस्ट दिए जा रहे हैं, मेजर टेस्ट दिए जा रहे हैं, और साथ के साथ पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ। इसी के साथ हम लोग करते हैं अगली क्लास के लिए वेट। तो आप चलिए बने रहिएगा मेरे साथ एट द लास्ट मोमेंट तक। थैंक यू सो मच।